चीज़ें यहाँ तक डिस्कस की है, तो अभी हम करते हैं डिस्कस द बॉडी मूवमेंट्स। ठीक हो गया ना। तो बॉडी मूवमेंट्स जो है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास तीन तरह की होती है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है। सो ग्लाइडिंग मूवमेंट है, एंगुलर मूवमेंट्स है, रोटेशन है एंड स्पेशल मूवमेंट है। वो कौन से है मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। ग्लाइडिंग मूवमेंट ऐसे होता है कि जब फ्लैट सरफेसेस जो है वो एक दूसरे के ऊपर मूव करे, तो वो हमारे पास जो है वो ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंटरकॉर्पल जॉइंट्स के दरमियान जो मूवमेंट होती है, या फिर जो रिस्ट के द्वारा जो मूवमेंट होती है, तो वो सारा हमारे पास ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है। ठीक है। फिर अब बात करते हैं जी एंगुलर मूवमेंट का। तो मैं ज़रा इसको ऑफ कर दूँ। अच्छा, तो एंगुलर मूवमेंट में डियर स्टूडेंट्स हम ये कहते हैं कि एज द नेम इंडिकेट कि एंगल के साथ कोई ना कोई चेंजेस आएंगे, या तो एंगल बढ़ेगा या तो एंगल कम होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, एनाटॉमिकल पोजीशन में एक बंदा ऐसे खड़ा था, ये अपर आर्म था, ये लोअर आर्म था, और ये उसका हैंड था। अब ये एल्बो था। ठीक है। अब अगर एल्बो जॉइंट पे ये जो हैंड है ना, ये ऊपर की तरफ करे, जिस तरह कोई किसी को अपना मसल दिखाता है ना, वो अपने हाथ को ऊपर करता है, इसी तरह। तो जब वो ऐसे ऊपर करे, तो देखे इस मूवमेंट में एंगल पहले क्या था, इतना बड़ा था, देखो इतना बड़ा एंगल था। अब जब वो ऊपर करेगा तो एंगल कम हो जाएगा ना दोनों के दरमियान। तो जब कम एंगल होगा, सो दैट मीन्स कि उसने फ्लेक्शन कर दी। और फ्लेक्शन कौन से, जब दो फ्लेक्सर सरफेस एक दूसरे के नज़दीक आ जाए। यहाँ पे पीछे वाले में हमने या अगर आपको पता हो एनाटॉमिकल पोजीशन में जो ये थी, यहीं पर तो देखे ये उसका फ्लेक्सर सरफेस है कि नहीं। अब अगर ये एल्बो पे इस तरह मूवमेंट करे यहाँ तक, तो दो फ्लेक्सर सरफेस एक दूसरे के करीब आ गए, एंड दैट इज व्हाई दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द फ्लेक्शन मूवमेंट। ठीक हो गया जी, ये फ्लेक्शन है। और अगर इसके अपोजिट में हम जाते हैं, ठीक है, तो अपोजिट में एल्बो में तो वो जाएगी नहीं। या अच्छा, अब इस तरह हो गया, ठीक है, कि आपने जो है ना ये दोनों हैंड्स एल्बो में इसके करीब आ गया। अब जब वापस ये जाएगा वापस ना, तो एंगल दोबारा बढ़ेगा, एंड दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। ठीक है, वो एक्सटेंसिव सरफेस की तरफ जाएगा। ठीक है। तो एक पॉइंट आएगा कि फिर आगे तो वो जाएगा नहीं, पीछे तो ये हाथ नहीं मोड़ सकता ना, वो तो हाथ टूटेगा, पीछे जाएगा। सो दैट मीन्स कि उसी हद तक उसने फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर दी है। ठीक है, फ्लेक्शन पहले फिर एक्सटेंशन हो गया। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया है। एंड देन अगेन हमारे पास लेटरल फ्लेक्शन है, एबडक्शन एंड एडक्शन है। तो ये ज़रा इंटरेस्टिंग सी है, दोबारा इसी से समझाएंगे, उसी से फिर आप पढ़े, लेकिन मैं समझाऊंगा इधर से। ठीक है, दोबारा मैं फिर रीडिंग नहीं करूंगा। अब अगर ये लड़की ना अपने हाथ को, ठीक है, ये चूंकि लेटरल फ्लेक्शन की वो बात कर रही है, कर रहा है, तो अगर वो अपने इस हाथ को इस तरह फ्लेक्स करे ना, जिस तरह पहले मैंने कहा फ्लेक्शन करे, तो एल्बो जॉइंट पे, और फिर इस हाथ को टूवर्ड्स द ट्रंक यहाँ पे मूव करे, ठीक है, और फिर अवे मूव करे, तो इसको हम कहेंगे, क्योंकि अवे मूव करेगा तो लेटरल होगा ना, मिड लाइन के अवे जाएगा, सो लेटरल रोटेशन वो होगा। ठीक है। और जब वो टूवर्ड्स इधर आएगा, सो वो हमारे पास मीडियल रोटेशन होगा। तो ये दूसरी मूवमेंट है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई मैंने ये यहाँ पे लॉक क्यों कर दी। तो जब ये लॉक नहीं होगा ना, तो फिर ये वाला मूव खदशा है कि ये जो एल्बो जॉइंट है ये भी शायद मूव करे, और हमने इसको मूव करवाना है नहीं वैसे। ठीक हो गया। तो इसीलिए हम पहले इसको लॉक करते हैं और फिर हाथ को मूव करते हैं। तो मीडियल एंड लेटरल रोटेशन को फिर आप दूसरे पिक्चर में भी देख सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाह रहा था लेकिन हो नहीं रहा। लेकिन वैसे मैंने आपको समझाया कि क्या हिसाब होता है क्या हिसाब नहीं होता, कि यहाँ पे आपने इसको जो कंसेप्ट है वो आपने ली है और फिर उधर देख लिया। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया जी मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन। तो वो रोटेशन वाला टॉपिक यहाँ से मैंने क्लियर कर दी। अच्छा, अब मैंने लेटरल फ्लेक्शन कर दी। तो लेटरल फ्लेक्शन ये है ना कि अब अगर ये लड़की ऐसे खड़ी है, ठीक है, यहाँ पे देखें ये, और अगर ये पूरी जो इसका वो सारा जो ये ट्रंक है ना, अगर ये इसको थोड़ी सी इस साइड पे हो जाए, ठीक है, तो इसका ये सरफेस जो है हैंड के ये सरफेस और फिट का ये एक दूसरे के करीब आ जाएगा ना। मतलब अगर ये इस तरह हो गई, सीधा खड़ी थी, ये इसी पीछे वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू दोबारा ये इस तरह आ गई, तो इसको हम कहेंगे कि दिस इज द लेटरल फ्लेक्शन, क्योंकि ये फ्लेक्शन हुआ है लेकिन लेटरली हुआ है। ठीक हो गया ना। तो दिस इज द लेटरल फ्लेक्शन हो गया। ठीक है। अब एडक्शन एंड एबडक्शन है, याद रखिएगा हमेशा एब का जो वर्ड है एब, दैट मीन्स अवे, अवे फ्रॉम बॉडी। ठीक है। और एडक्ट मीन्स टुवर्ड्स द बॉडी। तो अगर मैं ऐसा करूँ कि ये जो पूरा हाथ है ना, पूरा हाथ इस शोल्डर जॉइंट पे, शोल्डर जॉइंट पे मैं इसको अवे मूव करूँ, ठीक है, और अब मैंने इसको लॉक नहीं किया, यानी कि पूरा अपर लिम्ब यहाँ से अवे मूव कर रहा है इधर, सो दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एबडक्शन, क्योंकि दिस इज मूविंग अवे फ्रॉम द बॉडी। और अगर वो टुवर्ड्स आ रहा है, इसी हाथ को मैं यहाँ तक लेके आऊँ, यहाँ तक,
ठीक है, दरमियान तक ले आओ, तो इसको फिर हम कहेंगे दिस इज एडक्शन, क्योंकि टुवर्ड द बॉडी मूव कर रही है। फिर स्पेशल मूवमेंट है सुपिनेशन एंड प्रोनेशन है, तो इसको मैं ऐसे याद करता हूँ। देखो हमारी एक टीचर थी, वो हमें ऐसे फरमाया करती थी कि आप इसको ऐसे याद रखोगे कि जब आप सूप लेते हो ना, तो इस हाथ को ऐसे रख के ना उसके ऊपर सूप रख लेते हो, ठीक है, इसके ऊपर सूप रखते हो। तो इसी वजह से अगर पहले ये ऐसे था, ठीक है, डॉर्सम जो इसका था वो ऊपर की तरफ है, और ये जो पामर एस्पेक्ट है वो नीचे की तरफ है। तो फिर इससे जब आपने ऐसे बनाई कि पाम को ऊपर की तरफ कर दी, तो आपने इसको मूव किया ना ऐसे, तो ऐसे मूवमेंट को हम कहते हैं सुपिनेशन। कैसे याद रखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्या आप सूप रख सकते थे, नहीं, अब इस हाथ के अंदर आप सूप रख सकते हो, सो दिस इज कॉल्ड सुपिनेशन। और वापस इस तरह करो, दैट इज कॉल्ड प्रोनेशन। तो सिंपल है, ये भी मैंने आपको समझाया कि ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर अपर लिम्ब में बाकी जो मूवमेंट है वो फ्लेक्शन है। तो फ्लेक्शन जो है एक एल्बो जॉइंट पे, और एक हमारे पास जो है दूसरे जॉइंट पे हो सकती है शोल्डर जॉइंट पे। लेकिन जो एल्बो जॉइंट पे मूवमेंट थी, तो वो ये थी कि एल्बो पे ना, कि इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके आते थे। शोल्डर जॉइंट पे यहाँ से लेकर पूरा हाथ इसको आगे की तरफ लेके आए, ठीक है, अपनी बॉडी से आगे की तरफ ले आए, सो हम कहेंगे कि दिस इज फ्लेक्शन। और इसको पीछे की तरफ लेके जाए, सो दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन अपर लिम्ब में, ठीक है। ये हो गया फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इन अपर लिम्ब, सही है। अच्छा, फिर नेक में भी है, सब कुछ है, लोअर लिम्ब में भी है। अच्छा, अब एक्सटेंशन के बारे में बात करते हैं, तो वो भी हमने की। एबडक्शन और एडक्शन वो भी हमने डिस्कस किया। फिर सरकमडक्शन ये है कि इसमें तमाम की तमाम मूवमेंट आती है, जिस तरह बॉलर एक बॉल करता है। फिर मीडियल रोटेशन है, व्हेन द आर्म रोटेट्स मीडियली ब्रिंगिंग द फ्लेक्स्ड फोर आर्म अक्रॉस द चेस्ट, जैसे मैंने पहले कहा। लेटरल रोटेशन ये भी हो गया है, सुपिनेशन प्रोनेशन भी हो गया है, ठीक है जी। व्हेन द पाम इज फेसिंग फॉरवर्ड और अपवर्ड, ठीक है, जब वो अपवर्ड मूव इसका जो फेस होता है वो होता है सो हैंड का, तो उसको हम सुपिनेशन कहते हैं, ठीक है। मैं ज़रा पानी पीता हूँ। अच्छा, नाउ फिर हमारे पास है प्रोनेशन, एडक्शन ऑफ डिजिट्स, जो फिंगर्स। अच्छा, वो ज़रा देखते हैं। सो व्हेन ऑल द फिंगर्स गेट टुगेदर, ठीक है, जब तमाम की तमाम फिंगर्स जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाए, तो इसको हम कहते हैं एडक्शन ऑफ फिंगर्स, ठीक है। यानी अगर आपके पास एक फिंगर ये था, ठीक है, दूसरा ये था, ये था, ये था, और ये एक थंब था, इन सबको आप करीब लेके आए, उसमें स्पेस ख़त्म करो, इन सबको, एक को नहीं, तो उसको एडक्शन ऑफ द डिजिट्स और फिंगर्स। और इसको अवे लेके जाओ जिस तरह पहले मैंने ड्रा किया है, जिसमें स्पेसेस है, इज कॉल्ड एबडक्शन ऑफ द फिंगर्स। अपोजिशन ऑफ थंब, सो व्हेन टिप ऑफ थंब टचेस द टिप्स ऑफ एनी ऑफ द फिंगर्स, सो दिस इज कॉल्ड अपोजिशन ऑफ द थंब, ठीक है। समझा ही नहीं, ये तो सिंपल है। मूवमेंट ऑफ एक्सटेंशन, एबडक्शन, फ्लेक्शन एंड एडक्शन इन सीक्वेंस, दिस इज कॉल्ड सरकमडक्शन ऑफ द थंब। इनके थंब के साथ इशारा करें, ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो मूवमेंट है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एट द अपर लिम्ब, जो जिसमें एट द एल्बो जॉइंट एंड द शोल्डर जॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑसम भी पूछे जा सकते हैं, वैसे भी आपसे पूछे जाएंगे, सो ये इंपॉर्टेंट है। अब फ्लेक्शन ऑफ थाई है, सो देखिएगा, जब मैंने कहा था कि व्हेन फ्रंट ऑफ थाई जो है ना वो कम्स इन कांटेक्ट विद द फ्रंट ऑफ द एब्डोमेन, तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं कि दिस कॉल्ड फ्लेक्शन ऑफ थाई, ठीक है। बंदा जो था वो एनाटॉमिकल पोजीशन में ऐसे ही खड़ा था, ठीक है, और इसने इस थाई को ऊपर लेके गया और इस एब्डोमेन के साथ मिलाया, तो ऐसे मूवमेंट को हम कहते हैं दिस कॉल्ड फ्लेक्शन ऑफ द थाई, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ द थाई, व्हेन द पर्सन स्टैंड्स इरेक्ट, जब वो इरेक्ट खड़ा हो जाए ना, तो वो पीछे, तो अब पहले क्या था, पहले आपने उसको एब्डोमेन की तरफ लेके आए, वापस उसको लेके जा रहे हो, वापस लेके जा रहे हो, स्टैंड खड़े हो रहे हो, तो इसी को हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ द थाई, ठीक है। और चूंकि वो तो पीछे जा ही नहीं सकता एट द हिप जॉइंट पे, ठीक है ना, अब आगे जाओगे तो जब जॉइंट ने तो तोड़ना ही है, आगे तो कुछ नहीं होना। एबडक्शन तो वही बात है, जब आप अवे लेके जा रहे हो, एडक्शन टुवर्ड्स, मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन, उसको भी व्हेन थाई इज टर्न मीडियली, आप जब उसको मीडियली लेके आ रहे हो, लैटरल एंड फ्लेक्शन ऑफ द नी, ठीक है। अच्छा, फ्लेक्शन ऑफ द नी जरा देखिए, सो व्हेन बैक ऑफ द थाई एंड बैक ऑफ द लेग कम्स इन अपोजिशन, समझा ही ना, यानी बैक ऑफ द थाई और बैक ऑफ लेग को आप पीछे की तरफ लेके जाते हो। पहले में आप थाई को टुवर्ड्स द एब्डोमेन लेके जा रहे थे, अब जो नीचे पूरा लेग है ना, इसको टुवर्ड्स द थाई लेके जाओ, सो इसको हम कहेंगे फ्लेक्शन ऑफ द नी एट द नी जॉइंट पे, ठीक है। एंड एक्सटेंशन ऑफ द नी व्हेन थाई एंड लेग आर इन स्ट्रेट लाइन एज स्टैंडिंग, जब आप खड़े हो जाओ ना, यानी पीछे आपने उस थाई की तरफ लेके गया, वापस लेके आ रहे हो ताकि आप खड़े हो जाओ, ठीक है, या खड़े हो जाओ, क्योंकि वो फिगर में हमारे पास एक लड़की है, तो बार बार मैं खड़ी हो जाओ इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज एक्सटेंशन ऑफ द नी। अब डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ द फुट है, तो वो कैसे होता है, तो देखिए, जब बंदा एनाटॉमिकल पोजीशन में ऐसे खड़ा होता है,
तो इसी एरिया को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड डॉर्सन, और नीचे जो इसका है जो जो सोल है तो उसको हम कहते हैं द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द फिट, ठीक है, या द फुट। तो चूंकि डॉर्सम है और डॉर्सम को अगर वो ऊपर की तरफ लेके आ रहा है टुवर्ड्स द लेग, सो इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड डॉर्सी फ्लेक्शन, क्योंकि फ्लेक्शन हो रहा है सो इसको हम कहते हैं डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ द फुट, ठीक है ना। सो व्हेन डॉर्सल ऑफ द फुट इज ब्रॉट क्लोज टू द फ्रंट ऑफ द लेग एंड सोल फेसेस फॉरवर्ड, ठीक हो गया। एंड प्लांटर फ्लेक्शन जब वो टुवर्ड्स द प्लांटर एस्पेक्ट ऑफ द फुट की तरफ हो जाएगा, ठीक हो गया ना। अच्छा, इन्वर्जन ऑफ द फुट है, सो व्हेन मिडल बॉर्डर ऑफ द फुट इज राइज्ड फ्रॉम द ग्राउंड, बिल्कुल आसान है, इसमें आपको समझाती है। परफ्लेक्शन है, सो व्हेन द नेक कम क्लोजर टू द चेस्ट, जब आप नेक को, जो आपका चिन है, इसको टुवर्ड्स द चेस्ट क्लोज लेके आओ, ठीक है ना। मैं आपको जरा इसमें दिखाता हूँ वीडियो। तो आपका वो है, इसको इस तरह लेके आओ ना, तो इसको हम कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड व्हाट, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन ऑफ द नेक, क्योंकि नेक जॉइंट पे मैंने इसको इस तरह किया और वापस जब जा रहा हूँ तो इसका एक्सटेंशन ऑफ द नेक, ठीक हो गया ना। तो ये सारा हो गया यहाँ तक। अच्छा, फिर आगे हमारे पास है जी लेटरल फ्लेक्शन व्हेन ईयर इज ब्रॉट क्लोज टू द शोल्डर, ठीक है, ये नेक पे सारी हो रही है। ये ज़रा आसान सी है, इसमें इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। और जो ट्रंक पे मोशन है, तो पहले जब मैंने आपको मूवमेंट 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने कही कि एक लेटरल फ्लेक्शन होता है जो कि साइड वाइड मूवमेंट होता है टुवर्ड्स दैट वर्टिब्रल कॉलम, तो वो ये मूवमेंट है मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, दिस इज कॉल्ड लेटरल फ्लेक्शन, ठीक है। और साइड वाइड रोटेशन जब होती है तो दैट इज कॉल्ड लैटरल रोटेशन। एंड एक बैकवर्ड जो आप बेंड करते हो दैट इज द फ्लेक्शन, एंड बैकवर्ड बेंडिंग जो है वो एक्सटेंशन है, और फॉरवर्ड जब आप बेंड करते हो टुवर्ड्स द एब्डोमेन, सो दैट इज एक्चुअली द फ्लेक्शन, ठीक है। तो ये सारा भी हो गया। यहाँ पे भी एक बेहतरीन डिमॉन्स्ट्रेशन है, यहाँ से भी आप देख सकते हो, इसमें कुछ और इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, फिर हमारे पास है ये चीज़ें, तो फिर खैर हम चैप्टर्स में अलग वाइज भी पढ़ेंगे। बहरहाल अगर आप चाहते हैं तो मैं ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ें डिस्कस करता हूँ, एंड वो ये कि मसल के हवाले से। सो जो देखें, ये पूरा आपका मसल है, ठीक है, ये पूरा आपका मसल है, और इस मसल का जो ये पोर्शन है ना, तो इसको हम कहते हैं बेली। और इस पर मैंने एक दूसरी वीडियो बनाई है जो बड़ी तफसील से बनाई है, और उस वहाँ पे जो जियो न्यूज़ था, हमारा जो न्यूज़ चैनल है, तो उन्होंने एक पोस्ट अपलोड की थी, और उस हवाले से मैंने काफ़ी अच्छी इसमें डिस्कशन की थी कि अपन न्यूरोसिस और ये इसका फंक्शन क्या होता है, और उसके अकॉर्डिंग ना, तो आप लोग वो भी देख सकते हो, ठीक है, मेरे चैनल पे। अब अगर आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो सॉफ्ट पोर्शन है इसको हम कहते हैं बेली, और जब ये नीचे आता है तो ये एक रस्सी बन जाती है, इसको हम कहते हैं टेंडन, ठीक है ना। सो द फाइब्रस नॉन कंट्रेक्टाइल एंड कॉर्ड लाइक पार्ट ऑफ द मसल। अच्छा, अब नॉन कंट्रेक्टाइल का मतलब ये कि सारे जो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं वो इस बैली में होते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं होते, वो नॉन कंट्रेक्टाइल है, ठीक है ना। तो जो टेंडन है वो नॉन कंट्रेक्टाइल है, ठीक है, बेली इज द फ्लैशी पार्ट है। और एपिनेुरोसिस क्या है, कहीं पे मसल्स ऐसे है कि भाई ये जो इस तरह सीधा दागा गई है, ठीक है, ये फिर जाके ऐसे ही फ्लैट टाइप हो गई है, ठीक है ना। कुछ मसल में फिर आप आगे एमएस के मॉड्यूल में पढ़ोगे, तो ये जो धागा बन गया, धागे से एक फ्लैट चीज बन गया, उसकी स्ट्रक्चर वैसे तो धागा की है लेकिन फ्लैट बन गया, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एपिनेुरोसिस, सो द फ्लैटेंड टेंडन, राइट। A fibrous band made up of the interdigitating fibers of the tendons or epineuritis. Unlike a ligament, it is stretchable. Ligaments are fibrous, inelastic bands which connect two segments of a joint. तो रैफी भी आसान है, ये एक fibrous band होता है जो कि interdigitating fibers of the tendon या epineuritis से बना होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो अभी हम डिस्कस करते हैं terms used for describing vessels, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आपके पास आर्टरीज है, तो आर्टरीज वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, ठीक है। लेकिन दो एक्सेप्शंस है, एंड दैट इज अम्बिलिकल आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी नॉर्मल जो एडल्ट लाइफ होती है उसमें होती है, लेकिन जो अम्बिलिकल आर्टरी है तो वो सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज पे होती है। फिर वेन्स है, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, इट रिजेंबल रिवर्स बिकॉज दे हैव ट्रिब्यूटरीज, यानी कि वेन्यूल्स होती है, ये एज अ रिवर की तरह रिजेंबल करते हैं, ठीक है। ये फिर आगे मस्के में भी इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा, या फिर जो आपका टीचर आपको बताएंगे तो समझाएंगे कि वाई दिस आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। एक ट्रिब्यूटरीज होती है, एक ब्रांचेस होती है, आर्टरीज की ब्रांचेस होंगे, वेन्स की ट्रिब्यूटरीज होंगे। अच्छा, फिर हमारे पास जो है इनमें वाल्व्स होती है, सो दे हैव टू अलाउ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। फिर कैपिलरीज है, अच्छा देखिए ये आर्टरी है, आर्टरी जब फर्स्ट डिवाइड करती है तो दैट विल गिव अस आर्टेरियोल्स, ठीक है।
तो हम कहते हैं कि कैपिलरीज आर नेटवर्क्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक वेसल्स विच कनेक्ट द आर्टेरियोल्स टू वेन्यूल्स। ठीक है, तो आर्टेरियोल्स पे जब वो डिवाइड हो जाती है आर्टेरियोल्स, तो वो कैपिलरीज बनाते हैं, और कैपिलरीज के बाद फिर लास्ट में जो डिवीजन होती है दैट इज वेन्यूल। तो वेन्यूल और आर्टेरियोल के दरमियान जिस चीज़ की कनेक्शन है तो वो हमारे पास कैपिलरीज होती है, ये स्मॉल वेसल्स होते हैं। एंड देन वी हैव स्टार्टेड विद द वेन्स। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी दैट इज एनास्टोमोसिस। तो एनास्टोमोसिस कहते हैं प्री कैपिलरी और पोस्ट कैपिलरी कम्युनिकेशन बिटवीन द नाइबरिंग वेसल्स। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक वेसल है, ठीक है, ये मैं कहता हूँ कि चलो ये हमारे पास जो है ना कैपिलरीज है, ठीक है, और ये एक बड़ा वेसल है, ठीक है, और ये एक बड़ा वेसल है। तो अब देखें, ये प्री कैपिलरी होगी, ये कैपिलरी है ना, कैपिलरी सी मैं उसके ऊपर लिखता हूँ, ये प्री कैपिलरी है, तो प्री कैपिलरी जो कनेक्शन है, ठीक है, या फिर पोस्ट कैपिलरी आफ्टर कैपिलरी जो कनेक्शन होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या, बिटवीन द नेबरिंग वेसल्स। तो इनको हम कहते हैं कि दिस कॉल्ड एनास्टोमोसिस। ये एनास्टोमोसिस क्या, ठीक है, प्री एंड पोस्ट कैपिलरी। और याद रखिएगा कि खुदा न खास्ता अगर यहाँ पे कोई एक्लूजन आ गई, कोई क्लॉट आ गया, कोई भी प्लेक बन गया, ठीक है, यहाँ पे ब्लड फ्लो ब्लॉक होगी ना, तो ब्लड फ्लो के लिए कोई अल्टरनेटिव रास्ता है, एक बाईपास के तौर पे काम करता है ये वाला, बिल्कुल करता है। तो देखें, द एनास्टोमोसिस का फ़ायदा ये हो गया कि अगर यहाँ पे इस तरह ब्लड नहीं जा रहा तो अल्टरनेटिवली इसके थ्रू यहाँ से आ रहा है यहाँ तक, ठीक है, सो नो इशू फॉर इट, एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ द एनास्टोमोसिस। फिर हमारे पास है टर्म यूज फॉर डिस्क्राइबिंग बोन फीचर्स, तो ये वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए कि आपको फिर एमएसके में पढ़ाया जाएगा कि व्हाट इज ट्यूबिकल, व्हाट इज द डिफरेंट एलिवेशंस, ओपनिंग, डिप्रेशन, तो ये चीज़ें फिर आप उसमें पढ़ोगे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है डायग्राम्स इतने आप लोगों के लिए, फिर बाद में पढ़ेंगे आप लोग। अब ये जो टर्म्स है आइटिस, एक्टमी, ऑटमी, ये आपने पढ़ने हैं। आइटिस इन्फ्लेमेशन, ऑस्टमी जो है दैट मीन्स टू ओपन हॉलो ऑर्गन, ठीक है, एंड लीव इट ओपन, जिस तरीके से सिस्टोस्टमी है, कोलोस्टमी है, ट्रिकियोस्टमी है, एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो आई होप आपको उसकी समझ आ गई होगी। फिर नेक्स्ट चैप्टर को अभी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट